मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग अपने इस YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ 11th और 12th के भी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। 12th का स्टार्ट हो चुका है, उसे कई वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। और आज हम लोग 11th को पढ़ने वाले हैं। तो आप जितने भी 11th के स्टूडेंट्स हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को एक दूसरे के साथ बांटें, एक दूसरे के साथ साझा करें, शेयर करें। और आज हम लोग 11th का जो भी मैथमेटिक्स का क्लास होगा उसको बेसिक से लेके NCERT बुक का जो भी क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग सॉल्व करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आप यकीन मानिए या फिर आप मतलब विश्वास रखिए कि मैं आपके NCERT के जो बुक का जो भी सिलेबस होगा उसको खत्म करने का पूरा कोशिश करूँगा। वहाँ तक हम जरूर पहुँचेंगे। तो चलिए, NCERT बुक का जो पहला टॉपिक है आज हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो जो पहला टॉपिक है या पहला जो चैप्टर है वो है सेट। ओके, तो सेट के बारे में जानते हैं। एक्चुअल में सेट होता क्या है? सेट का जो हिंदी होता है वो होता है समुच्चय। समुच्चय जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में सेट बोलते हैं, ये समुच्चय बोलते हैं। इट मीन्स जैसे समुच्चय आया तो इसका मतलब है एक समूह, एक कलेक्शन। यानी किसी भी चीज का जो कलेक्शन होता है ना, किसी भी चीज का जो कलेक्शन होता है, जो समूह होता है, वो हमारा समुच्चय कहलाता है। वो किसी भी चीज का समूह हो सकता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्लास में स्टूडेंट्स का एक समूह होता है ना, ये मेरा हम का सब एक समुच्चय है। अगर मैं बात करूं कि आपके कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, कई सारे विषय आप पढ़ते होंगे, वो एक विषयों का एक समूह है। आप खाते हैं, बहुत सारा आइटम्स होता है उसमें से, वो खाना का एक समूह है, वो एक कलेक्शन, एक सेट है। हम जैसा नंबर लिखते हैं वो एक सेट है। यानी अगर मैं बात करूं एक सेट का मतलब, तो दुनिया में वो सारी चीजें हैं जिसका कि कलेक्शन हो, एक संग्रह हो, एक समूह हो, उसे हम लोग सेट बोलते हैं। ओके, आइए चलते हैं सेट के बारे में कुछ और बातें जानता हूं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, सेट के बारे में जान रहे थे, तो अगर मैं बात करूं, आप लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये क्या होता है भाई? एक संख्याओं का एक समूह होता है कि नहीं, जो कि 1 से स्टार्ट होता है और इनफिनाइट तक जाता है। इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। ये n जो है ये पूरे नेचुरल नंबर के समूह को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं होल नंबर, होल नंबर ये जो इसके लिए हम लोग लिखते हैं W, यानी पूरे होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है एकमात्र ये W। यानी अगर मैं W लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सेट है जिसमें कि सारे नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं इंक्लूडिंग विथ जीरो। जीरो के साथ जो सारा नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। जैसे जेड है, जेड है वो सारे इंटीजर को निरूपित करता है, सारे इंटीजर को निरूपित करता है। तो ये क्या है? मैं बात कर रहा हूँ एक कलेक्शन है। जब किसी भी चीज से मैं बात करूं A E I O U, ये क्या है भाई? अगर आप देखेंगे तो ये भी एक कलेक्शन है, एक सेट है, एक विशेष प्रकार का कलेक्शन है ये। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे कि सेट हम किसको कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते हैं। ओके, तो सेट जो होता है, सेट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि सेट एक ऐसा संग्रह है जिसमें कि सारे एलिमेंट्स बोले तो उसमें जो भी सदस्य होगा, जो भी मेंबर होगा, उसको वो बोलते हैं एलिमेंट्स। तो सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कहने का मतलब है
उसको हम लोग सिंबल के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो, ऐसा होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कक्षाओं में छात्रों का समूह बोलूं तो हर एक छात्र एक दूसरे से अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्या गुस्सा है, करुणा है, ऐसा कुछ इमोशंस को हम लोग क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग सेट के श्रेणी में नहीं रखेंगे। सेट के श्रेणी में, सेट के रूप में सिर्फ और सिर्फ उसी को लिख सकते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो, जितने भी उसके एलिमेंट्स हों वह एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो, अलग हो। जिसको उसके लिए आइए कुछ पॉइंट्स के, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, अगर सेट को अगर लिखें, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी एक कलेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी एलिमेंट्स का, जो कि एक डिफाइंड हो, मतलब एक निश्चित रूप से परिभाषित हो या एक निश्चित संबंध से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं, अगर एज एग्जांपल लूं, जैसे मान लीजिए अगर एक सेट है ए, इसमें है राम, श्याम, मोहन। तो इसमें ये एक सेट है, इसमें राम, श्याम और मोहन करके है। तो जैसे आप इसको पढ़ रहे हो तो दिमाग में एक चीज तो आने मतलब आ गया होगा कि बात लड़कों का हो रहा है, यानी एक कोई ऐसा कैरेक्टर है या एक ऐसा गुण है जो कि इन सबको एक साथ सिमिलरली लाता है, यानी एक सेट है। क्योंकि जैसे मैं एक दूसरे सेट का बात करूँ, एक बी है जिसमें है गंगा, यमुना, गोदावरी। जैसे ऐसा एक सेट लिखे जिसमें कि गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, इसका मतलब इन सबके मध्य एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इस सबको एक साथ बांधे हुए रखती है। ओके, तो ये सभी एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। ओके, तो ये एक इनका क्या है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक साथ संग्रहित हैं, उसे हम लोग सेट कहेंगे। अब इसके रूप में एक दो चीज और देखते हैं, जैसे कि एक जैसे इसमें इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं बात करूं, ये एक सेट है, इस सेट में ये राम, श्याम और मोहन सब है क्या, एक्चुअल में ये सब एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, राम इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। यमुना क्या है, यमुना एक एलिमेंट है किसका, सेट बी का। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एप्सिलॉन का। किसका यूज करते हैं, ये एक एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है, इसको यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एज ए बिलोंग्स टू। जैसे कि बिलोंग्स टू, यानी कहने मतलब अगर मैं बात करूं कि क्या ये जो राम है, राम ये सेट ए का मेंबर है क्या, तो इसके लिए हम लोग सेट में लिखते हैं बिलोंग्स टू, यानी राम जो है वह सेट ए का मेंबर है। अगर बात करूं कृष्ण का, क्या ये कृष्ण इस सेट ए का मेंबर है, नहीं है, तो हम लोग यहां लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ जो एप्सिलॉन है उसका मतलब होता है, उसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं बिलोंग्स टू के लिए, बिलोंग्स टू के लिए बोलते हैं इसको, इसका इस्तेमाल करते हैं। और एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको इस्तेमाल करते हैं डज नॉट बिलोंग टू। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको एक और बेहतर तरीके से समझते हैं। आइए देखते हैं सेट के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स, जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ कि फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे कि हम लोग ध्यान दे सकते हैं, जिस पे कि मुझे ध्यान देनी चाहिए। जैसे
सेट के बारे में है, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिमस टर्म। इट मीन्स कि अगर कोई सेट हम लोग तैयार करते हैं, उसके जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो भी उसके मेंबर्स होंगे या जो भी उसके एलिमेंट्स होंगे ऑफ ए सेट आर सिनोनिमस टर्म। इट मीन्स वो सिंबॉलिकली होनी चाहिए, मतलब उसको हम लोग सिंबलाइज कर सकते हैं, उसको किसी चीज़ के द्वारा निरूपित कर सकते हैं, या उसको हम लोग एज ए कहने का मतलब उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए नदी, मतलब गंगा है, यमुना है, कृष्ण, मोहन, जो भी है, ये डिस्टिंक्ट है, एक इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ गुस्सा, क्या उसको हम लोग माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। उसको नाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। उदासी, इस सब को मापने के लिए कोई पैमाना नहीं है, इसको हम लोग सिंबलाइज नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग सेट के अंतर्गत भी नहीं रख सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि बहुत बेहतर है वो, ये बहुत बेहतर कोई पैमाना नहीं है। अगर मैं कहूँ कि बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, या तो वो बेस्ट क्रिकेटर का जो है वो कोई पैमाना नहीं है कि हाँ भाई इतना तक आया तो वो बेस्ट हो जाएगा। तो जिसको हम लोग सिंबलाइज नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग सेट के श्रेणी में भी नहीं रखेंगे। दूसरा है सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर सच दैट ए बी सी डी। इनका मतलब सेट जो है नॉर्मली जनरल रूप से सामान्यतया सेट को हम लोग कैपिटल लेटर के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर के द्वारा अगर कोई सेट है, उसके जो एलिमेंट्स होंगे, उसके जो मेंबर्स होंगे, उसके जो अवयव होंगे, एलिमेंट्स मतलब अवयव, उसको हम लोग स्मॉल लेटर के द्वारा डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। कुछ पॉइंट्स और लिख लीजिए, जैसे जिसको अभी तो जैसे मैं बताया था, लेकिन अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ये सिंबल है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन is used as belongs to, यानी किसी भी सेट के एलिमेंट को दर्शाने के लिए कि हाँ भाई ये सेट फलाने का एलिमेंट्स हैं, वहाँ लोग इस्तेमाल करते हैं एप्सिलॉन का, और इसको हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे बिलोंग्स टू। ओके, इसको हम लोग देखते हैं अभी जस्ट। और एक और पॉइंट्स आप लिख लीजिए कि एप्सिलॉन नॉट इज यूज एज uses does not belongs to, does not belong to। ओके, तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो कि सेट के बारे में जानना जरूरी था। अब एक चीज और जानते हैं कि सेट को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए मेरे पास मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं। दो तरीकों से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिखते हैं, जो मेन टॉपिक बनाते हैं वो लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें पहला है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, यानी कि यह है मेरा टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। अब इसके बारे में जानते हैं कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। चलिए देखते हैं कि जो रोस्टर फॉर्म होता है वो होता क्या है। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जो होता है वो होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज सेपरेटेड बाय कोमास। इसके अंतर्गत ये फॉर्म जो है ऐसा है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं, वो कोमास के द्वारा सेपरेट होते हैं, कोमास के द्वारा अलग होते हैं। उसको हम लोग कोमा दे देके अलग कर देते हैं। एंड आर इनक्लोज्ड विथ ब्रैसेस। इट मीन्स उसको हम लोग ब्रैकेट्स के द्वारा उसको बंद कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में
द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42, यानी वो सभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जो कि 42 को डिवाइड्स कर सकता हो, उसको अगर मान लीजिए अगर स्टेट ए के रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1 से तो क्या डिवाइड करता ही है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 करता है क्या, नहीं ना, 5 नहीं, 6 करता है, 7 भी करता है, 14 करता है, 21 और 42। कहने के बाद जब इसको देखिए तो कि ये एक सेट है, ओके, ये सेट का जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो कहलाता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, द सेट ऑफ ऑड नंबर। अब बात करते हैं ऑड नंबर का, तो क्या क्या ऑड नंबर है भाई, 1 3 5 7 800। इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग किसके द्वारा मतलब सेपरेट किए हैं, कोमास के द्वारा, और बाद में इसको इनक्लोज ब्रैकेट्स के द्वारा बंद कर दिए हैं। तो ये जो निरूपण है, रिप्रेजेंटेशन है, ये कहता है हम लोगों का रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म। कुछ चीज और देखते हैं इसके बारे में, जैसे कि देखिए कि रोस्टर फॉर्म में एक और पॉइंट्स है, इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। एक बात और, रोस्टर फॉर्म में कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जा सकता है। इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, ऑल द एलिमेंट्स टेकन डिस्टिंक्ट। जो भी एलिमेंट्स को हम लेंगे वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। जैसे कि मान चलिए कि मैं बोलता हूं कि स्कूल के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उसका एक सेट तैयार करेंगे। तो इसमें से हम लोग देखें, जैसे एस है, सी है, एच है, ओ है, एल है। हम चूंकि यहाँ ओ 2 बार आ रहा है, लेकिन टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, रिपीटेशन डज नॉट अलाउड। किसी भी अल्फाबेट्स को, किसी भी मेंबर को, किसी भी एलिमेंट्स को लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं नेशनल के लिए लिखिए, नेशनल, जरा इसको आप लिखिए तो टेबुलर फॉर्म में, तो क्या देना है, एन देना है, ए भी देना है, टी देना है, आई देना है, ओ देना है। उसके बाद फिर एन होना चाहिए था, लेकिन एन तो पहले है, दे दिए हैं। ये देना था, ये भी तो पहले दे दिए हैं, एल देना था। ये हो गया मेरा नेशनल के लिए टेबुलर फॉर्म में सेट का रिप्रेजेंटेशन। आप से कुछ और दे दीजिए, जैसे इंडिया, इंडिया क्या लिखना पड़ेगा भाई, आई एन डी, आई दे सकते हैं ए। देखिए तो ये जितना भी है ये सारे किस में है, ये सब रोस्टर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। आपको फॉर्मूला मतलब जो भी इसका परिभाषा है वो याद रहे ना रहे। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स जो भी होंगे वह कोमास के द्वारा सेपरेट होते हैं और मतलब इनक्लोज ब्रैकेट के द्वारा उसको क्लोज कर देते हैं, बंद रहते हैं, ओके। और इसका जो नेक्स्ट है वो होता है, मुझे सेट को जो रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका था वो है सेट बिल्डर फॉर्म। पता देखें, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ये होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property। मतलब ये क्या है, एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कि सभी एलिमेंट्स एक विशेष प्रकार का एक कॉमन प्रॉपर्टी को पोसेस करता है, यानी धारण करता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट
इन एक सेट के जो भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वह एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर मैं बात करूं कि एक सेट है AEIOU, जैसे आप देख रहे होंगे आपके मन में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्म है जी, ये तो आपका टेबुलर फॉर्म था, टेबुलर फॉर्म था जिसमें कि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के द्वारा कॉमा के द्वारा सेपरेट होते हैं और ये ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। अब जरा देखिए कि जो टेबुलर फॉर्म, अगर इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, जैसे किया देखिए इसको लिखना पड़ेगा x all the elements of x such that x is vowel in all alphabets। इट मीन्स ये जो x है, यानी इसका जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो जो है x इज ए वोवेल इन ऑल अल्फाबेट्स या इन ऑल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश ही कर देते हैं। अब कहानी ये है कि ये जो बीच वाला टर्म है ये संबंध को दर्शाता है, एक कॉमन प्रॉपर्टी को दर्शाता है। ये सभी जो हैं वो वोवेल ही होंगे जो कि मेरा की है। जैसे कि इसको आप दूसरे केस में समझिए, अगर मैं बोलूं कि एक मेरा सेट था जो कि हम लोग पहले देखे थे 1 2 3 4 नहीं 6 था, 7 था, 14 था, 21 और 42। अगर इस ये तो टेबुलर फॉर्म में था मुझे उस समय, क्या था टेबुलर फॉर्म में था। अगर इसको बाय द हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, x such that x is a natural number which divides 42। यानी कहने का मतलब ये तो एक x है और ये उसके बीच का संबंध है। क्या संबंध है जी, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, अर्थात ये। ओके, जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स लीजिए, इसको मैं मिलाता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में थोड़ा करके आ रहा होगा। इसको अगर बाद में समझ में नहीं आया तो इसको आप एक दो बार और देख सकते हैं, बैग जाके जहाँ से आपको समझ में नहीं आया हो एक बार फिर से देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, x such that x is a natural number and x lies between 3 and 10। जरा गौर से देखिए तो ये मेरा किस फॉर्म में है, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्योंकि यहाँ जो ये जो है x इज ए नेचुरल नंबर, ये एक समान गुण है जो कि मुझे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और 3 से वो बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा। अब 3 से बड़ा और 10 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 4 5 6 7 8 और 9। ओके, तो ये हो गया मेरा, इसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म और ये तो मेरा है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म।
ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि एक सेट है x such that x is a natural number and x square is less than 40। इसका मतलब समझिए, ये कह रहा है, एक संबंध दर्शा रहा है, जरा गौर से देखिए। तो कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर। कैसा? यदि x स्क्वायर को करें तो वह 40 से छोटा होना चाहिए, यानी ऐसे संख्याओं का एक समूह चाहिए कि जिसका जो स्क्वायर होगा वह 40 से छोटा होगा। तो देखिए किसका स्क्वायर 40 से छोटा होता है। पहला एक देखते हैं, एक का स्क्वायर एक ही है जो कि 40 से छोटा है, ठीक है। एक के बाद क्या आता है? दो का स्क्वायर भी 40 से छोटा है, 2 हो जाएगा। 3 इसका स्क्वायर 9, वो भी 40 से छोटा है, मतलब 3 भी हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, वो भी हो जाएगा। 5 25, वो भी हो जाएगा। 6 36, वो भी हो जाएगा। 7 49। अब तो पार चल जाता जी, यानी अगर 7 लेते हैं, 7 का स्क्वायर कितना? 49, जो कि अब इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है अब उनको यहाँ से रोक देना है, बस मुझे इतना तक ही जाना था। तो ये जो है, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो है मेरा, ये टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। ओके, तो आज के लिए इतना रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोगों का, उसमें हम लोग इसके बाद जो एक्सरसाइज है, मतलब उसके एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ये सिर्फ बेसिक्स था जो कि मुझे सेट के बारे में जाननी थी। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग वो करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जो आप अभी देख रहे हैं, इसे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचाइए जिन्हें कि इनकी आवश्यकता है। जो भी 11th के जो भी बच्चे हैं, आपस में से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। इस लॉकडाउन में जो भी क्लास नहीं जा पा रहे हैं, उसके लिए विशेष रूप से इस क्लास का इंतज़ाम किया गया है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। और यदि आपकी संख्या ज़्यादा होती है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको लाइव क्लास दे सकूँ। ओके, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।